पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में तो पावर कॉरपोरेशन की बैठक ली। उन बैठक में शोंगटोंग प्रोजेक्ट की जो प्रगति है उस पर बात की गई है। काशंग प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, पेखूवाला प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्टों को जो सारे जितने भी सोलर से संबंधित प्रोजेक्ट है उसकी बैठक ली, हाइड्रो से संबंधित है उसकी बैठक ली, और 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ लगाने जा रही है उसके संदर्भ में बैठक थी। और विस्तृत बैठक लेने के बाद टारगेट फिक्स किए गए कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट जो है वो दिसंबर 26 को पहला यूनिट शुरू होना चाहिए और तकरीबन मार्च 27 में उस तीनों यूनिट स्टार्ट होने चाहिए, ताकि 450 मेगावाट की जो पावर है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को मिल सके। और जो हम सर्दियों में बिजली जो अक्टूबर से मार्च में सरकार हाइड्रो बिजली सरप्लस होने के बाद भी हम बाहर से बिजली खरीदते हैं, उसमें बिजली का रेट हमें 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ता है मार्च तक। तो हमने कहा कि सोलर पावर प्रोजेक्टों को बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में सभी सोलर प्रोजेक्टों का भी दिशा में हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है और बिजली से संबंधित प्रोजेक्ट है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, यही प्रदेश को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो रेणुका में बनने हैं उन सब की आज बैठक थी। सर, जायका के प्रोजेक्ट को लेकर बार बार जो है बीजेपी वो कर रही है। इंटरनल एडेड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें आप 5 साल में 6,000 या 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हैं और राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है जहाँ बुरी हालत है, जहाँ एक्सरे की मशीनें 10-10 साल पुरानी हैं, जहाँ MRI की मशीन 19 साल पुरानी है, इन सब मशीनों को बदलने के लिए हमने एक जायका का प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि हमारी जो लोन की लिमिट थी वो बची हुई थी। तो मैंने कहा भी ये प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा उसकी हमने PPR बनती है, उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है PFR। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के उनको भेजा जाता है, केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे AFD है, चाहे KFD है, चाहे ADB है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपये में से और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना उन्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है, ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब कमीशन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है 100 रुपये में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और EAP के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक इतने पैसे लेने की इजाज़त होती है। ये सब चीज़ें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बदी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज़ का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। उनसे ये कहना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उस 1500 करोड़ रुपए को दिलाने में आप हमें कम मदद करेंगे। 1500 करोड़ दिलाने में चलिए तब तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। जो हम हमारे बजटीय स्कीम है उनके लिए जयराम जी बोल रहे हैं, जयराम जी को
पहले विचार करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात को कहना चाहिए। सर, भाजपा के विधायक हंसराज के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उसमें कुछ जांच में कुछ निकल कर आया है अब तक? देखिए, हंसराज जी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और देखा जाए कि किस प्रकार के आरोप है, क्योंकि जिस महिला ने आरोप लगाए वो पहले उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उसके बाद उन्होंने दोबारा FIR दर्ज करवाई है। तो जब पहली FIR हमने सरकार ने दर्ज की थी तो उस समय उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था जाकर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने पहले जाकर बयान दिया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा एक पीड़ित महिला ने दोबारा बात की है। उस पर हमारी सरकार पूरा गहन विचार कर रही है कि गहनता से छानबीन कर रही है। सर, आपसे प्रभावितों को राहत राशि आप कब वितरित करेंगे? हमारा कार्यक्रम 10 तारीख को मंडी में होने जा रहा है। 10 तारीख को सभी आपदा प्रभावित परिवार जिनके घर बह चुके हैं, पूरी तरह घर नष्ट हो चुके हैं, उन्हें हम 7,70,000 रुपया देंगे। पहली किस्त हम 4 लाख के रुपए के रूप में देंगे। जिनके आंशिक रूप से टूटे हुए घर हैं उन्हें हम 1 लाख रुपया देंगे। जिसका पशु चला गया उसको हम 55,000 रुपया देंगे। सर, इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 बैठकों वाला है, क्या वजह है सर इसके पीछे इतना बड़ा सत्र बुलाने के लिए? देखिए, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी से बात हुई, पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन जी से बात हुई। मैंने कहा कि लास्ट का जो दिन होते हैं 20-10 दिन, वो टूरिस्ट सीजन के होते हैं, और हम जब हमारा जब 70 होता तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, टूरिस्टों को भी परेशानी होती है। तो अब हमने कहा कि और जो उनकी बुकिंग होती है, जो बेचारे धर्मशाला में होटल का कारोबार करते हैं, पर्यटन का कारोबार करते हैं, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल करने पड़ती है और उनके पर्यटन उद्योग को भी नुकसान होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ये 1 नवंबर के लास्ट सप्ताह में रखें तो इनसे जो धर्मशाला के कांगड़ा के होटल वाले हैं उनको भी फायदा होगा, ना बुकिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, और जिनके होटल बेचारे अभी खाली चल रहे हैं, जब हमारा सेशन होता है तो सारे होटल बुक हो जाते हैं, तो उनको और व्यापार करने का मौका भी मिलेगा। इस ढंग से हमने पहले करने की कोशिश की है, और ये इतिहास का सबसे लंबा विंटर सेशन कांगड़ा में होने जा रहा है। ये कांगड़ा के लोगों को भी बड़ी खुशी की बात है कि सबसे लंबा 8 दिन का ये सेशन होने जा रहा है। 8 दिन के सेशन में मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूँगा कि वहाँ सारे मुद्दे उठाए। हम इसलिए मौका उनको देना चाहते हैं कि वो सारे मुद्दे लेके आए, सबसे संबंधित मुद्दे लेकर आए। महज हमारी किस प्रकार से आप आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता करेंगे वो भी हमें बताएं। महज बयानबाजी से तो ठीक है, आप तनाव में रह रहे हैं, आपके 5 गुट हैं, तो आपको सब लोगों को अपनी अपनी कुर्सी बचानी है, और गुटों की लड़ाई में आप कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाने की बात करें उसके तथ्यों के साथ लगाएं। संगठन विस्तार कब तक होगा? ये अगले 5-10 दिन में संगठन विस्तार हो आज 1 साल हो गया नहीं, तो आप 10 दिन और रुक जाइए, बस हो जाएगा। 10 दिन के भीतर संगठन का नया अध्यक्ष बन जाएगा। जो मंडी में कार्यक्रम है उसमें कोई राष्ट्रीय नेतृत्व आएंगे? नहीं, मंडी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं आएंगे। उसमें हमारे जो राजस्व मिनिस्टर होंगे, हम सब मिनिस्टर होंगे, वो उस कार्यक्रम के। पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे, बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, बार बार नेता बयान दे रहे हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि समय पर नहीं होंगे, आगे टालना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं के बयान को आप ज्यादा सीरियस मत लीजिए, बड़ी गंभीरता से न लीजिए, क्योंकि भाजपा के नेता जब बयान देते हैं उसके बाद पहले जब 2023 में आई थी तो सेशन करवाओ, आपदा में बोला कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हम प्रस्ताव लेके आए कि उनकी सहायता के लिए, तो वो वॉकआउट करके चले गए। तो ये चुनाव जो है ये समय के अनुसार होते हैं, प्रक्रिया जारी है। डिजास्टर एक्ट लगा है, सबसे पहले चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाई जाए और पंचायतों की सड़कों को खुले जाए। जैसे ही पंचायतें की सड़कें खुलेगी, चुनाव हो जाएंगे। थैंक यू।